हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब नाम से ही क्लियर है केमिकल रिएक्शन के कि कोई भी रिएक्शन जो केमिकली होती है और ये रिएक्शंस इरिवर्सिबल बहुत कम होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कोई दूध से दही का जमाना। अब दही का जमना एक केमिकल रिएक्शन है। जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें कोई भी एक या दो या तीन, कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि वो जो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब देखो, दूध और दही दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। अब ना ही हम दही से दोबारा दूध को बना सकते हैं, ठीक है। तो जो दही का जमना है वो एक केमिकल रिएक्शन है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फर्स्टली एक रिएक्शन लिखी है मैंने, C+O2। C मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो एरो के इस साइड है, मैंने लिखा है एरो के इस साइड, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो एरो के उस साइड से है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब बाय डेफिनेशन देखो क्या होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट या फिर विच टेक पार्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं या फिर पार्ट लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट क्या होता है? सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है या बनता है। अब देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सो ये दोनों तो हो गए रिएक्टेंट। अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों की रिएक्शन के बाद हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का रिजल्ट है, इन दोनों की रिएक्शन के बाद रिजल्ट आया है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कहते हैं ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके रिएक्ट करते हैं और वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि एक नया सब्सटेंस बन जाता है। और मैंने ही पहले बता दिया कि जो भी नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं रिएक्टेंट से। जो प्रोडक्ट बनता है, अभी हमने किया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स, जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं रिएक्टेंट से। कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके साथ मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके साथ मिलती हैं और कुछ इसकी अपनी होती हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व क्या होता है, क्या क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन? हम कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? इसमें चेंज इन कलर चेंज भी हो सकता है। अब जैसे ब्लू से ग्रीन होना, ग्रीन से ब्लू का होना, ब्राउन बनना, ठीक है, ये हो गया चेंज इन कलर। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड बनना या गैस बनना, ठीक है, ये कोई चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज आना। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने के बाद किसी गैस का बाहर निकलना, किसी गैस का बनना, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये भी एक केमिकल रिएक्शन की ही एग्जांपल है। मतलब एग्जांपल नहीं कह सकते कि अगर ये चीज़ हो रही है तो अब हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, कई बार होता है कि या तो टेम्परेचर रिएक्शन होने के बाद कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर भी मतलब कि क्या, किस बात की हमें बताता है, किस बारे में, कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन का बनना, प्रेसिपिटेट्स का बनना भी केमिकल रिएक्शन का ही एक रिप्रेजेंट करता है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रिलेटेड टू डेली लाइफ। डेली लाइफ से रिलेटेड, अब डेली लाइफ में कौन कौन सी ऐसी हैं जो एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शन की जो डेली लाइफ में रूटीन में होती हैं। फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ बर्निंग, किसी भी चीज़ का जलना, ये एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, वो भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को, लोहे को जर लगना, ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन की ही एग्जाम्पल है। अब केमिकल इक्वेशन, चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। रिएक्शन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब इक्वेशन क्या होती है, क्या डिफरेंस है दोनों में?
A chemical equation represents symbolically the reactants products their physical state. मतलब कि केमिकल रिएक्शन तो होती है, हमने कोई ना विद नेम प्रॉपर नेम के साथ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें हम सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स के लिए सिंबल यूज़ कर सकते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट्स बताते हैं। फिजिकल स्टेट्स का मतलब है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वियस सॉल्यूशन है, ये सब बताते हैं। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ब्रैकेट में हमने डाला है एस, इस एस का मतलब है जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में है, प्लस वाटर H2O वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में है, गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एक्वियस सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन बताती हूँ क्या होता है। तो ये है केमिकल इक्वेशन जिसमें हमें उसके सिंबल्स के बारे में पता चलता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड का सिंबल है CaO, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंबल लिख सकते हैं। वाटर H2O, अब हमने इसका सिर्फ सिंबल लिखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा नाम लिखने की बजाय जस्ट उसका सिंबल लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, तो ये केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच एरो डालते हैं ऐसे। अब सिंबल्स क्या है, क्या कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। S रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ सॉलिड है, L रिप्रेजेंट करता है लिक्विड है, G रिप्रेजेंट करता है गैस, AQ रिप्रेजेंट करता है एक्वियस सॉल्यूशन। अगर इस तरह से एरो हो, ऊपर की तरफ वर्टिकल ऊपर की तरफ एरो हो तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर नीचे की तरफ एरो हो तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर कोई भी गैस बन रही है, बाहर निकल रही है एज अ प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे इस तरीके से एरो बना सकते हैं उस गैस के साथ, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये गैस बाहर निकल रही है। अगर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, जिस चीज़ के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उसके साथ हम इस तरीके का एरो डाल सकते हैं। अब एक्वियस सॉल्यूशन होता है क्या है, इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में तो पता है, सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं। अब जैसे कि पानी में नमक का घोलना, तो पानी सॉल्वेंट है, नमक सॉल्यूट है, ठीक है। अगर सॉल्वेंट पानी है तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने एक बार पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी किया था, तो उसी से रिलेटेड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। कहते कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जितना मास प्रोडक्ट का होगा, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स बने हैं, 2 बने हैं, 1 बना है, 3 बने हैं, उसका जितना भी मास होगा वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स जितने भी हैं उन सबका मास मिलाकर प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होगा। मतलब क्या है कि मास इधर उधर हो सकता है प्रोडक्ट्स में, बट टोटल रिएक्टेंट का मास और टोटल प्रोडक्ट्स का मास दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो चेंज नहीं होगा। मतलब रिएक्शन होने से पहले जितना मास होगा, रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही मास रहेगा। आगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसका बैलेंस्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब मान लो ये कोई इक्वेशन है, बोथ साइड मतलब एक साइड रिएक्टेंट्स की, एक साइड प्रोडक्ट्स की, एरो के इस साइड और एरो के दूसरी साइड, दोनों साइड होगी। अब इनके कहने का क्या मतलब है, इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के एटम्स की काउंटिंग इक्वल होगी दोनों साइड। मतलब कि जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं, मान लो अब यहाँ पर Fe मतलब आयरन को रिप्रेजेंट करता है, Fe के जितने एटम्स इस साइड होंगे, दूसरी साइड भी Fe के उतने ही एटम होने चाहिए। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन H। अब हाइड्रोजन के जितने एटम्स इस साइड है उतने दूसरी साइड होने चाहिए, ऐसे ऑक्सीजन के जितने इस साइड है उतने ही उस साइड होने चाहिए। मतलब कि हर एक एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, दोनों साइड बराबर होने चाहिए। अब हमें ये इक्वेशन दी हुई है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लिख लेंगे। कौन कौन से एलिमेंट, एक तो है हमारे पास Fe आयरन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। दोनों साइड हमारे पास 3 एलिमेंट हैं।
एलिमेंट्स लिख लिए हमने। अब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, अब रिएक्टेंट्स वाली साइड नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं। फर्स्टली Fe, इस साइड देखना है, इस साइड को हम नहीं देखेंगे। फर्स्टली हम इस साइड को देखेंगे कि इस साइड आयरन के कितने एटम्स हैं। आयरन का सिर्फ एक एटम है तो एक। हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के पैर में 2 है तो मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम। ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, ठीक है। अब हम दूसरी साइड देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। अब इस साइड को नहीं देखना, हमने सिर्फ इस साइड को देखना है, ठीक है। Fe के कितने एटम्स हैं, 3। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4। और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। अब देखो Fe के इस साइड 1 है और इस साइड 3, मतलब कि ये बराबर नहीं है। अब हमने इन दोनों को इक्वल करना है। हाइड्रोजन के इक्वल हैं, ऑक्सीजन के एक साइड 1 है, दूसरी साइड 4 है, ये भी इक्वल है, इन दोनों को भी इक्वल करना है। अब इक्वल कैसे करें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आयरन से। आयरन का इस साइड 3 है, अब 3 को तो 1 नहीं बना सकते, 3 को तो 1 बनाना मुश्किल है ना, डिवाइड नहीं कर सकते। अब 1 को 3 बना सकते हैं, क्या करेंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो आयरन रिएक्टेंट वाली साइड है, रिएक्टेंट वाली साइड आयरन के एटम को 3 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर Fe की जगह क्या बन जाएगा, 3Fe बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दूसरी साइड तो था Fe3O4, तो हमारे पास आयरन के तो बराबर हो गए। इस साइड Fe3 3 थे और इस साइड भी हमारे पास 3 हो गए। अब ऑक्सीजन के बराबर करते हैं। ऑक्सीजन की इस साइड 4 है, अब 4 को तो हम 1 बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड ऑक्सीजन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रिएक्टेंट वाली साइड हमारे पास ऑक्सीजन वाटर में है, वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन है हमारे पास, ओनली ऑक्सीजन नहीं है, वाटर में एडिड ऑक्सीजन है हमारे पास। तो अब हमने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो अब ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गई, इस साइड भी ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। बट इस साइड देखो, रिएक्टेंट वाली साइड जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन है वो पहले 2 थी, अब वो 8 हो गई, 4 2 ज़ा 8। अब हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई। बट हमारे पास कितनी थी, पहले सिर्फ 2 थी, अब कितनी हो गई, 8 हो गई। और अब दूसरी साइड प्रोडक्ट वाली साइड तो हाइड्रोजन 2 ही है, अब हमने उसको 8 बनाना है। अब हाइड्रोजन इस साइड तो 8 हो गई, रिएक्टेंट वाली साइड। अब इस साइड 8 करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन के कितने बन गए, 8 बन गए। अब देखो सारे बराबर हो गए। आयरन के कितने हैं इस साइड, 3, और इस साइड भी कितने हैं, 3। तो दोबारा लिख रही हूँ मैं, बराबर हो गए कि नहीं। तो इस रिएक्शन में लिख रही हूँ Fe के इस साइड रिएक्टेंट वाली साइड 3 और इस साइड भी 3। चलो ये तो हो गए बराबर। हाइड्रोजन के देखो 4 2 ज़ा 8, इस साइड है हमारे पास 8 और इस साइड भी 4 2 ज़ा 8, ये भी इक्वल हो गए। ऑक्सीजन के देखो 4, ऑक्सीजन के इस साइड है ऑक्सीजन के 4 और इस साइड तो ऑलरेडी 4 थे, तो ये तीनों इक्वल हो गए। अब जो ये इक्वेशन बनी है हमारे पास, तो ये कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सो सबसे इजी मेथड है कि सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख लो, फिर लिख लो कि रिएक्टेंट्स वाली साइड कितने एटम है और प्रोडक्ट्स वाली के साइड कितने एटम्स हैं, फिर उनको उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। आई होप आपको ये जो है मेथड समझ आ गया हो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, मेनली ये रिएक्शंस हैं 4 टाइप्स की होती है। वैसे तो और भी रिएक्शंस होती हैं बट मेनली ये 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट है कम्बिनेशन रिएक्शंस। कम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से क्लियर है कि किसी जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना, जिसमें कोई सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक में टूट रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी चीज को रिप्लेस करना, डिस्प्लेस करना, उसकी जगह खुद ले लेना। कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की क्या ले लेगा, जगह ले लेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट हैं वो दोनों एक दूसरे की जगह ले लेंगे, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 टाइप्स की रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये चारों की चारों। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम इन चारों रिएक्शंस के ही डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन के मैंने बताया नाम से क्लियर है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं।
इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कहते हैं ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। अब देखो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो गया, वाटर के साथ कंबाइन हो गया। तो क्या बनाया, बना हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस चैप्टर में आपको हर कंपाउंड का हर उसका नाम याद रखना पड़ेगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये सब मैं आपको बाद में करवाऊंगी, हर पर्टिकुलर कंपाउंड का एक नाम, ठीक है। सो इसमें देखो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके दोनों कंबाइन हो गए, उन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी क्लियर है, जिसमें कोई एक सब्सटेंस डिकम्पोज टूट जाता है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस, सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एक सिंगल कंपाउंड टूट जाता है क्या बनाने के लिए, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस बनाने के लिए। अब इसमें है CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और इसको हीट किया, तो हमारे पास बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक सिंगल सब्सटेंस से हमारे पास 2 न्यू सब्सटेंस बन गए, तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको पेपर में कैसे आ सकता है, पूछ सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस रिएक्शन की एग्जांपल है। आपको ये रिएक्शन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं ये किसकी एग्जांपल है, और ऑप्शंस होंगी कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो ये कौन सी एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है, या फिर आपको कह सकते हैं इनमें से बताओ कि कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है। सो ये चीज़ें ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिमूव अदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इन सोल्यूशन। क्या होता है कि इसमें एक मोर एक्टिव, जो ज़्यादा एक्टिव है, मतलब कि जो ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है, मोर एक्टिव एलिमेंट क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा या रिमूव कर देगा दूसरे एलिमेंट को फ्रॉम अ कंपाउंड इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में से उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब देखो हमारे पास है एक आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये एक सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब लिक्विड है, पानी में इसको घोला हुआ है। एक्वियस है तो मतलब इसको पानी में क्या किया है, डिजोल्व किया हुआ है। कॉपर सल्फेट को पानी के साथ मिलाकर सोल्यूशन बनाया हुआ है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो अब इसमें हमने आयरन ऐड कर दिया। अब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को इस सोल्यूशन में रिमूव कर देगा और खुद आयरन कॉपर की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, हमारे पास आयरन सल्फेट बन गया। पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पर क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। मतलब कि आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को रिमूव कर दिया, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सोल्यूशन से। सो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस केमिकल रिएक्शन 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। 2 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगे, कोई एक दूसरे की जगह ले लेंगे, सिंपल अगर लैंग्वेज में कहूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, यह है सोडियम सल्फेट, यह है बेरियम क्लोराइड। तो क्या होता है, यहाँ पर जो सोडियम है वो बेरियम की जगह ले लेगा और जो बेरियम है वो सोडियम की जगह ले लेगा, ये दोनों एक दूसरे की जगह ले लेंगे। तो क्या बन गया हमारे पास, बेरियम सल्फेट बन गया, क्योंकि अब बेरियम ने क्या किया, सोडियम की जगह ले ली। सोडियम सल्फेट था, बेरियम सल्फेट के साथ आ गया, मतलब सोडियम की जगह ले ली, बेरियम सल्फेट बन गया। और जो सोडियम था
वो उसने किसकी जगह ले ली, बेरियम की, तो यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड। सो एक दूसरे को, बेरियम और सोडियम ने एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, एक दूसरे को रिमूव कर दिया उसकी जगह से, इंटरचेंज कर ली उन्होंने अपनी पोजीशन, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हमारी चारों टाइप्स की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। सो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।